According to a 2019 study by Punjab University, over 65% CSS के जो कैंडिडेट्स हैं वो फेल होते हैं इंग्लिश ऐसे में, नॉट बिकॉज उनकी ग्रामर वीक है बट बिकॉज ऑफ पुअर आर्ग्यूमेंटेशन और लैक ऑफ क्लैरिटी जो कि उनकी सोच में है। क्या आप लोगों ने सोचा है कि हर साल हज़ारों लोग सिर्फ एक ही पेपर में फेल होते हैं और वो है इंग्लिश ऐसे का? क्यों? अब स्टूडेंट सोचते हैं कि ना तो सिलेबस दिया जाता है, ना टॉपिक्स का आइडिया होता है और ना ही चेकर के माइंड का कुछ पता है। सिर्फ एक खाली सफ़र, तुम्हारा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। और इसी फेलियर के चक्कर में बच्चे 2-3 साल सीएसएस की तैयारी करते हैं, ये बिना समझे कि ऐसे लिखना एक स्ट्रेटजी है, टैलेंट नहीं है। अगर तुम ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो आई एम 100% श्योर कि तुम्हारा ऐसे का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, वाई वी फियर एसेज। सीएसएस एस्पिरेंट्स में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट इसी फेज पे होता है, जब उनको रियलाइज़ होता है कि ऐसे उनका लेवल एक्सपोज कर देता है, उनकी राइटिंग को एक्सपोज करता है, उनकी मेंटालिटी को करता है। फिर क्या होता है? फिर फियर ऑफ जजमेंट, लैक ऑफ स्ट्रक्चर, परफेक्शनिज्म पैरालिसिस। लोगों को लगता है कि हम जितना परफेक्ट लिखेंगे उतना ही हम अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे, लेकिन परफेक्शन को अचीव करने के लिए आपको रोज़ राइटिंग की भी तो ज़रूरत है ना। प्लस ओवर थिंकिंग ड्यू टू कंपेरिजन। आप हर दूसरे सेकंड खुद को कंपेयर कर रहे होते हो कि वो वाला बंदा बेहतर है मुझसे और उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। भाई ट्राई तो करो ना। हम ये समझते हैं कि ऐसे का मतलब है बड़े बड़े कोर्स लिख दो और बड़ी बड़ी हेडिंग्स लेके पूरे पेजेस को भर दो। गलत। ऐसे जो है वो हमारे ब्रेन की अलाइनमेंट का टेस्ट है, हमारी वोकैबुलरी का नहीं है। ऐसे जो है वो इक्वल है पर्सनालिटी, आईक्यू और पर्सपेक्टिव के। पार्ट 2, द अनसीन साइड ऑफ ऐसे। ऐसे का पेपर तुम्हारा रिटन इंटरव्यू होता है, विच शुड बी प्रोफेशनल एंड टू द पॉइंट। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। ये सोचो कि ऐसे का पेपर एक कोर्ट रूम है और तुम हो लॉयर, एग्जामिनर जो है वो जज है। तुम्हारा काम अब क्या करना है? तुम्हारा काम है केस को प्रेजेंट करना, फैक्ट्स देना, लॉजिक से ओपोनेंट की बात तोड़ना। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स और ऐसे दलील को पेश करना है कि अगला बंदा कहे कि हाँ ये बंदा सही है और वो बंदा गलत है, ना कि इमोशन, बायस और फैंसी रैपिंग कर देना। हाई लीग यूनिवर्सिटीज में पता है क्या होता है? आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज को पढ़ाया जाता है, वो भी लीगल केसेस के तौर पे। हर स्टेटमेंट का एविडेंस होता है, हर ओपिनियन का रिसोर्स होता है, और सीएसएस भी वही डिमांड करता है, क्लैरिटी ओवर कम्प्लेक्सिटी। पार्ट नंबर 3, माई प्रूवन 5 स्टेप फॉर्मूला। अब यहाँ से सारी गेम जो है वो चेंज हो जाती है। लेट्स ब्रेक इट इनटू स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलेशंस। स्टेप नंबर 1, माइंड मैपिंग। इसको एटलीस्ट 10 मिनट दो। एक टॉपिक लो, उसको ब्रेक करो पार्ट्स में। ब्रेन स्टॉर्म डायमेंशंस। क्या मतलब? उसे तोड़ो उन डायमेंशंस में कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। वो सोशल हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है और इवन इकोनॉमिक भी हो सकती है। अब तुमने क्या करना है? एक आउटलाइन बनानी है रफ सी में। टिप अब मैं बताऊं तो यूज करो WH मेथड। WH मेथड क्या है? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ एंड हु। ये वाले क्वेश्चंस जो है उनको एसोसिएट करो उस टॉपिक के साथ। स्टेप नंबर 2, थीसिस स्टेटमेंट। जब आपको टॉपिक का आइडिया हो गया ना कि आपके पास टॉपिक क्या है और किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, अब आपने सबसे पहले एक थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है एग्जामिनर पर। अब थीसिस स्टेटमेंट जो होती है वो 1 डायमेंशन भी हो सकती है, 2 डायमेंशन और इवन 3 डायमेंशंस भी होती है। अब बच्चे पूछते हैं कि 3D डायमेंशन स्टेटमेंट होती कैसी है? अब ये स्टेटमेंट जो होती है वो आपकी ऐसे का एक ओवरऑल ओवरव्यू है। आपने स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट ऐसी लिखनी है कि अगला बंदा जब उसको देखे ना उसे आइडिया हो जाए कि पूरे एग्जाम में क्या लिखा होगा। इतनी ज़्यादा इन्हेंस्ड और इम्प्रूव वर्जन में आपने उसको लिखना है। स्टेप नंबर 3, इंट्रोड्यूस लाइक अ स्टोरी। अब आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? एक रियल इंसिडेंट से, मतलब थोड़ा सा उसका ना ओवरव्यू बैकग्राउंड देना है कि वो कैसे स्टार्ट हुआ था, उसकी बिगनिंग क्या है, वो आगे फर्दर प्रोसेस कैसे हुआ। रियल इंसिडेंट लोकल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। फिर आपने एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट ऐड करना है, आपने कोई डेट ऐड करनी है या कोई रियल रिपोर्ट के साथ जो कि कोटेड फैक्ट हो उसको ऐड करना है। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मलाला की बात करूँ यहाँ पे, तो जब मलाला पर गोली चली तो दुनिया ने एक लड़की की आवाज़ सुनी, बट हाउ मैनी वॉइसेस आर स्टिल इग्नोर्ड। यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड नॉलेज और फैक्ट भी कोट कर दिया और साथ ही मैंने नेक्स्ट अपना पॉइंट भी बता दिया है कि उसका इसके साथ क्या कंपैरिजन है और किस तरह से दुनिया जो है वो मूव कर रही है। इस तरह से ऐसे जो है वो एक्सप्लोर करता है। फिर उसमें रिलेटेड फैक्ट्स ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू UNDP 70% जो पाकिस्तानी यूथ है वो डिसकनेक्टेड फील करती है पॉलिटिकल डिस्कोर्स के साथ। क्यों? उसके बाद आप लिखो लेट्स एक्सप्लोर इट और उसको फर्दर एक्सपैंड कर दो। सो आफ्टर थीसिस और
और अब बिट हिस्ट्री हम मूव करते हैं मेन पार्ट पे जो कि बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं। आपने पैराग्राफ को ऑर्डिनरी और कॉमन नहीं समझना, हर पैराग्राफ आपका एक आइडिया डिनोट करता है। स्टार्ट करो टॉपिक सेंटेंस के साथ। टॉपिक सेंटेंस आप कह सकते हो एक मेजर सेंटेंस होता है जो कि आपके फर्दर चीज़ों को एक्सपैंड करेगा। उसके बाद आपने एक एग्जांपल देनी है जो कि नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, किसी रिपोर्ट से, किसी आर्टिकल से, कहीं से ली जा सकती है। नेक्स्ट आपने करना है एनालिसिस, जिसको आपने कनेक्ट करना है थीसिस स्टेटमेंट के साथ। अब अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि पैराग्राफ्स कितने लिखे जा सकते हैं, ये आप पर खुद पे डिपेंड करता है, आप कितने लिख सकते हो बिल्कुल एफिशिएंट मैनर में। अब पैराग्राफ तो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ये डिपेंडेंसी जब आप पर है सारी कि आपने कितना लिखना है और कितना क्वालिटी कंटेंट आप प्रेजेंट कर रहे हो। सो इट्स ऑल अप टू यू। एक बात आपने माइंड पे रखनी है कि पैराग्राफ्स में आपने सिर्फ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंटेशन को शो नहीं करना, बल्कि आपने अपने फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, इन सब चीज़ों को भी कोट करना है अलोंग विद रेफरेंसेस। एक अपना स्टांस लो, उसको एक्सप्लेन करो, उसके बाद उसमें एग्जाम्पल दो और लास्ट पे लिंक एज अ रेफरेंस दे दो। अगर तो पॉसिबल है तो आप ऐसा करो कि आपने अगर कोई प्रॉब्लम है ना, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का बहुत प्रॉब्लम है और ऐसे आर्टिकल अक्सर आता भी रहता है सीएसएस एग्जाम में, तो आपने क्या करना है, इसको जब ऐसे में आपने डिटेल्ड एक्सपैंड करना है ना, तो आपने उसके साथ इसके रीजंस, कॉजेज और इवन फर्दर सजेस्टेड सॉल्यूशंस क्या है और कंक्लूजन, ये सब कुछ ऐड करना है। स्टेप नंबर 5, अब लास्ट पे आ जाता है हमारी कंक्लूजन। कंक्लूजन भी इतना ही मैटर करता है जितना हमारा इंट्रो मैटर करता है। बिकॉज इंट्रो और कंक्लूजन ये वो चीज़ें हैं जिन पर एग्जामिनर का फोकस जाता ही जाता है। अब आपने कंक्लूजन कैसे ऐड करनी है, अब आपने कंक्लूजन में अपने थीसिस के स्टांस को प्रूव करना है, उसको रीइंफोर्स करना है, उसके बाद आपने सोल्यूशन देना है। पॉसिबली आपने एंड करना है कंक्लूजन को एक होप के साथ, एक विजन के साथ या फिर एक कोट के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह का कोट ऐड कर सकते हो, इन द एंड आइडियाज ओनली सर्वाइव व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड विद क्लैरिटी, करेज एंड कंपैशन। यहाँ पे हमारे स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ जो कि बोनस बूस्टर्स है। अब आपने ऐसे एग्जाम को एस करने के लिए करना क्या है, रीड टॉपर्स ऐसे। एज अ बिगनर आपको ऐसे की राइटिंग का नहीं पता होता है कि आपने कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होना है, तो आपने क्या करना है, एफपीएससी की आंसर शीट्स को देखना है उसका स्ट्रक्चर समझने के लिए। पॉइंट नंबर 2, राइट 1 ऐसे पर वीक। स्टार्ट करो स्लो से, अगर पूरा नहीं ना लिख सकते तो जस्ट इंट्रोडक्शन फॉर अ वीक और देन एक्सपैंड करो वन बाय वन। फिर तुमने क्या करना है, फीडबैक लो स्मार्ट लोगों से, उन लोगों से जो तुम लोगों से इंटेलिजेंट है। अगर आपको लगता है ना कि कोई दूसरा बंदा जो है वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी ऐसी राइटिंग बहुत अच्छी है, उसके पास जाओ, उसको शो करो अपने ऐसे। सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि अगर आप खुद ही लिखते जाओगे ना तो आपको पता ही नहीं है कि आपने इंप्रूवमेंट कहाँ पे करनी है। और जब तक आप एक्सपीरियंस्ड लोगों से चेक नहीं ना करवाओगे, वो आपको बताएगा कि नहीं कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। डिबेट्स और पॉडकास्ट को देखो, इसलिए नहीं कि आप लोग उसको एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, इसलिए कि आप अपनी आर्ग्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और आइडियाज़ का फ्लो कैसे करना है और लॉजिक इंप्रूव होते हैं उससे। साइंस कहती है कि राइटिंग मेक थिंकिंग विजिबल, मतलब जितना तुम लिखते हो उतनी तुम्हारी सोच में क्लैरिटी आती रहती है। अब आई लगो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझे भी ऐसे कि क्लैरिटी और स्ट्रक्चर का बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैंने इस पर बहुत डिटेल्ड रिसर्च की। एंड जब मैंने उसको कर लिया ना, आई एम राइटिंग डेली एन ऐसे दीज डेज, क्योंकि जब से मैंने वो एक स्ट्रक्चर को देखा है ना, तो वो आइडिया बहुत अच्छा मेरे माइंड में ग्रिप उसकी अच्छी सी हो गई है और नाउ आई एम जस्ट डूइंग माई बेस्ट। और आप लोगों ने भी सेम करना है। मैंने ये कहा है कि स्टार्ट इनिशियल जो है वो आपको स्लो होना चाहिए, लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन एक हफ्ते में एक दफ़ा लिख रहे हो और उसके बाद आप नेक्स्ट वीक अपीयर हो रहे हो, दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। यू नीड टू वर्क ऑन अ कॉन्स्टेंट मैनर अगर आप चाहते हो कि आप वाकई में सक्सेसफुल हो जाओ। आई हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप लोगों को ऐसे राइटिंग के नोट्स चाहिए या फिर आप लोगों ने अपने एसेस को शेयर करना है, आई एम हेयर फॉर हेल्प। थैंक यू सो मच।